तो तापीय साम्य बता दिए थे ना, बता दिए थे, लिखाए नहीं थे ना। ऐसा बोलो। तो तापीय साम्य क्या होता है, यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं और उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो तो वो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, तापीय साम्य में होती हैं। और अगर तापीय साम्य में हैं तो उनका ताप क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तापांतर नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात ना। अगर तापांतर रहेगा तो ऊष्मा का ट्रांसफर होगा, तब वो तापीय साम्य में नहीं रहेगी। तो हेडिंग डाल देना तापीय साम्य। यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने से उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो वस्तुएं तापीय साम्य में कहलाती हैं। हो गया। अब देखो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो तीन जो है निकाय है, हमारे पास ऊष्मागतिक निकाय है, 3 ऊष्मागतिक निकाय है, ठीक है। अब मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अगर दो ऊष्मागतिक निकाय, मान लो ये ए जो है ए बी के तापीय साम्य में है और सी भी बी के तापीय साम्य में है, तो ए भी सी के क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। यही है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। यानी अगर हमारे पास 3 ऊष्मागतिक निकाय हैं और इसमें मान ले रहे हैं 3 कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं। ए जो है बी के साथ तापीय साम्य में है और सी जो है बी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए जो है सी के साथ तापीय साम्य में होगा। समझ में आ रही बात ना। तो यही क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो लिख लो इसको। इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय के तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ठीक है। तो यदि दो ऊष्मागतिक निकाय, ठीक ना, यदि दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय के तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी क्या रहेंगे, तापीय साम्य में रहेंगे। यदि दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय के तापीय साम्य में हो तो वे परस्पर भी क्या रहेंगे, तापीय साम्य में रहेंगे। यदि दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे के तापीय साम्य में हो तो ये दोनों परस्पर क्या रहेंगे, तापीय साम्य में रहेंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। समझ में आ गई बात ना, याद भी हो गया, ठीक ना। तो यदि दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे के तापीय साम्य में हो तो ये दोनों परस्पर क्या रहेंगे, तापीय साम्य में रहेंगे। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट लिखना, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ताप के संकल्पना को व्यक्त करता है।
उष्मागतिक का शून्य नियम ताप के संकल्पना या अवधारणा को व्यक्त करता है। अब बताओ, अगर ये तीनों तापीय साम्य में है तो ये तीनों के ताप एक समान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर तापीय साम्य, अगर ताप समान रहेगा तभी तो तापीय साम्य रह पाएंगे। अगर तापांतर रहेगा तो उष्मा का प्रवाह होगा, ठीक है ना, तब ये आपके तापीय साम्य में नहीं रहेंगे। समझ में आ गई बात ना? अब हेडिंग डालोगे उष्मागतिकी का आंतरिक ऊर्जा, उष्मागतिकी की आंतरिक ऊर्जा, उष्मागतिक की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो उष्मागतिकी की आंतरिक ऊर्जा क्या है? जैसे हमारे पास कोई क्या है, उष्मागतिक निकाय है, ठीक है ना, कोई उष्मागतिक निकाय है तो उनके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिला दें तो क्या हो जाएगी? उसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिला दें तब क्या हो जाएगी? आपकी अणुगतिक की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना? हाँ, तो आंतरिक ऊर्जा क्या है? आपके किसी निकाय की, उष्मागतिक निकाय की अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाने पर हमें क्या मिलती है? आंतरिक ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब है कि अणुओं में अगर कोई उष्मागतिक निकाय है वो अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होगा और उन अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिला दें तब उस निकाय की वो क्या कहलाएगी? आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आ गई बात ना? तो कौन कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसकी रहेगी? अणुओं की। मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा, उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा। समझ में आ गई बात ना? तो उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा कौन कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिला दे तो क्या हो जाती है? आंतरिक ऊर्जा। किसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है? अणुओं की होती है। समझ में आ गई बात ना? तो लिखो इसको, किसी पदार्थ के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ या निकाय कोई भी रहेगा, किसी पदार्थ के अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को, आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कोई निकाय है या पदार्थ है, इसकी आंतरिक ऊर्जा जो होती है इसकी अवस्था पर निर्भर करती है। कोई भी आपके निकाय हो गया या पदार्थ है, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में क्या क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये किस पर निर्भर करती है? उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। और अवस्था क्या होती है? बताए थे, ताप, दाब और आयतन। ये क्या होते हैं? उसकी अवस्थाएं होती हैं। यानी कि किसी पदार्थ की या किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। और अवस्था क्या होती है? ताप, दाब, आयतन होते हैं। समझ में आई बात ना? तो किसी पदार्थ या किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। और अवस्था में क्या आते हैं? ताप, दाब, आयतन। समझ में आ गई बात ना? जैसे आयतन अधिक है, कम है, ताप अधिक है, कम है, या दाब अधिक है, कम है, उस पर वो निर्भर करेगा कि उसकी ऊर्जा
कितनी है, ठीक है ना। अब मान लो कोई निकाय है, उसका ताप हम बढ़ा दिए। अब मान लो इसमें गैस भरी हुई है, अब हम इसमें क्या कर दें, इसका ताप बढ़ा दिए। अब ताप बढ़ा देंगे तो इनके अणुओं से गैसें मिलकर बनी होंगी और इन अणुओं की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आयतन बढ़ा दें, आयतन बढ़ा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसके अणु जो है दूर दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात ना। और दाब बढ़ा देंगे तब भी इसका प्रभावित होगा, यानी कि ताप दाब आयतन क्या होता है, इस पर निर्भर करता है आपके आंतरिक ऊर्जा पर, ठीक है ना। यानी अवस्था, यानी जो भी आपके पदार्थ हो गया या निकाय हो गया, उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर, उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। और अवस्था क्या होती है, ताप दाब आयतन। समझ में आ गई बात ना। तो उसके नीचे लिखना, उस लाइन के नीचे, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, इसलिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा को अवस्था फलन या अद्वितीय फलन कहते हैं। अवस्था फलन, फलन मतलब होता है उस पर निर्भर करना, ठीक है ना। फलन मतलब होता है उस पर निर्भर करना, अवस्था फलन या अद्वितीय फलन कहते हैं, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट लिखना, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। अब आदर्श गैस क्या है, आप लोग पढ़े होंगे चार्ल्स और बायल का नियम, सुने होंगे, अगर पढ़े नहीं होंगे तो। नहीं सुने हो, चार्ल्स और बायल का नियम आएगा आपके केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना। तो चार्ल्स और बायल ने, आपके इसमें भी आएगा, आगे आएगा। चार्ल्स और बायल ने ताप दाब आयतन से संबंधित नियम दिए थे और उन्होंने गैस को एक आदर्श गैस माना था, ठीक है ना। यदि यानी इसका मतलब है कि उनका जो नियम पालन करेगा, जो गैस आदर्श गैस होंगी वही उनका नियम का पालन करेंगी। समझ में आ रही बात ना। उन्होंने जो भी नियम बनाया वो किसके लिए बनाया था, आदर्श गैस के लिए बनाया था। या जो गैसें, ऐसा कहेंगे, जो गैसें चार्ल्स और बायल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं वो आदर्श गैस होती है। समझ में आ गई बात ना। वे गैसें जो चार्ल्स और बायल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं वो क्या कहलाएंगी, आदर्श गैस कहलाएंगी। समझ में आ गई बात ना। तो जो गैसें चार्ल्स और बायल के नियम का पूर्णतः पालन करें तो क्या कहलाएंगे, आदर्श गैस कहलाएंगे। इसको भी लिख सकते हो आप, लिख लो, बोलना पड़ेगा। हाँ लिख लो, जो गैसें चार्ल्स और बायल के नियम का पूर्णतः पालन करें जैसे बायल का नियम होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम आयतन, ठीक है ना। और V प्रोपोर्शनल T, ये होता है चार्ल्स का नियम, ठीक है ना। तो आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हेडिंग डालोगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम।
अब देखो यहाँ पे ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी पदार्थ को या किसी निकाय को हम ऊष्मा दें, ठीक है ना, किसी निकाय को हम ऊष्मा दें तो वो ऊष्मा का दो जगह यूज करता है, ठीक है ना। अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा दें तो वो दो जगह यूज करता है। पहले तो वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और उसके बाद कुछ कार्य करता है। समझ में आई बात ना। तो क्या करता है, अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और क्या करता है, कुछ कार्य करता है। किसको, जो हम ऊष्मा देते हैं, कोई निकाय है उसको हम कुछ अगर ऊष्मा दें तो वो कितने जगह पे यूज करेगा, दो जगह पे यूज करेगा। अपना कुछ भाग जो है अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और कुछ भाग में अपना कार्य करेगा। समझ में आई बात ना। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब इसके उसके अणुओं की गति बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और कुछ न कुछ वो कार्य करेगा। समझ में आ गई बात ना। तो यही आपके ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यानी किसी निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा, किसी निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा उसके कुछ भाग को आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और कुछ क्या करता है, कार्य करता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। समझ में आई बात ना। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार किसी निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में चला जाता है और कुछ भाग उसके द्वारा कार्य किया जाता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यानी कि Q = डेल्टा U + W। समझ में आ गई बात ना। तो लिखो इसको, किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा, किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, अवशोषित की गई ऊष्मा उस प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऊष्मागतिक निकाय है, वो ऊष्मा लिया तो उस लिए गई ऊष्मा का कुछ कार्य करेगा और कुछ अपनी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करेगा। समझ में आई बात ना। तो ली गई ऊष्मा का दो भाग हो जाएगा, एक कुछ कार्य करेगा और फिर क्या करेगा, अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा। यही दो भाग उसके डिवाइड हो जाएंगे और यही क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। दी गई ऊष्मा क्या है, यहाँ पे Q है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या है, डेल्टा U है और किया गया कार्य क्या है, W है। इसको लिख लो आप लोग। हो गया। अब देखो यहाँ पे
देखो यहाँ पे क्या, अगर मान लो हम ऐसा मान लें कि जो किया गया, जो दी गई उसमें बहुत छोटी सी ऊष्मा क्या है, डी क्यू है, ठीक है ना। बहुत छोटी ऊष्मा जो हमारे पास ये निकाय है, और इस निकाय को बहुत छोटा सा ऊष्मा दिए क्या, डी क्यू मान लो दिए, ठीक है ना, डी क्यू ऊष्मा दिए। तो ये डी क्यू ऊष्मा दो भाग में डिवाइड होगी। एक क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, और फिर क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है ना। तो हम मान लें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि इसके डी यू हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या हो रही है, डी यू हो रही है, और किया गया कार्य जो हो रहा है डी डब्ल्यू हो रहा है। यानी बहुत छोटी सी ऊष्मा दिए और बहुत छोटी सी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी और बहुत छोटा सा कार्य हुआ। समझ में आ गई बात ना। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हो, जो आपका यांत्रिकी पढ़ते हैं तो बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं होता है, यहाँ विस्थापन ना हो करके यहाँ पे बल भी नहीं लगता है, यहाँ पर दाब कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी क्या पता, 3 पैरामीटर हैं, ताप, दाब, आयतन। तो यहाँ पे आपका विस्थापन नहीं होता है, उसके बदले में आयतन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बल नहीं होता है, इसके बदले में क्या होता है, दाब होता है। लेकिन हमें तो मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो उसको हम चेंज करते हैं। अभी देखो कैसे हो जाएगा। तो ये हो गया डी डब्ल्यू, ये आपने ऊष्मा दिया छोटा सा, और यहाँ पे आंतरिक वृद्धि क्या हो गई, डी यू हो गई, और यहाँ पे डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना। यानी कि बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को मान ले रहे हैं आपका यल मान ले रहे हैं, लंबाई है, ठीक है ना, ऐसा मान ले रहे हैं। अभी वो हट जाएगा फिर। अब उसके बाद देखो ये यहाँ पे डी यू प्लस, अब यहाँ पे अगर हम ये मान ले रहे हैं, ये आपका आयतन होगा, जैसे ये कोई बॉक्स होगा ना, ये कोई बॉक्स होगा, तो आप आयतन बराबर होता है, कोई भी आपके बेलन है अगर, ठीक है ना, कोई अगर बेलन है तो बेलन का आयतन होता है, जैसे बेलन आप लोग जानते हो ना, अच्छी तरह से परिचित हो, ठीक है। बेलन का आयतन जो होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और इसकी लंबाई, ठीक है ना, या यच, ये यच हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का था पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल में हम क्या कर दें, इसके आपके लंबाई में, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये क्या होता है, आयतन मिलता है, ठीक है ना। यानी बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा कहोगे कि आपके क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई, ठीक है ना, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं यच, ही यच मान ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, यच मान ले यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यफ है इंटू डी एच है, और यहाँ पे क्या कर दें, हम एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, एरिया बाई एरिया क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी ऊपर अंश और हर में गुणा कर दे किसी नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बाई ए हो गया, यानी ए क्या है यहाँ पे, इसका एरिया है, इसका क्रॉस, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया डी यू प्लस, अब यहाँ पे लिख दें यफ बाई, इसको ए लिख दे, यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो हो गया ए इंटू डी एच हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया ये डी यू प्लस, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ दाब को किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया, यफ बाई ये क्या हो गया, पी हो गया। और ये देखो लंबाई गुणे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन होता है, क्या होता है, आयतन होता है, और छोटा सा आयतन में वृद्धि है ये, ठीक है ना। ये क्या, ये देखो यहाँ पहले आयतन इसका यहाँ से यहाँ तक जो है v था, ठीक है ना, पहले आयतन v था, और यहाँ पे छोटा सा ऊपर गया तो ये इतना जो आयतन हुआ ये क्या हो गया, वृद्धि हुआ, ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो इसी को हम क्या कहेंगे, डी ऑफ वी, वी क्या होता है, वॉल्यूम, वी क्या होता है, आयतन। समझ में आ रही बात ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे जो आपका कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो इसको लिख दिए हम बल गुणे विस्थापन। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो विस्थापन हुआ ये आपका ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ पर गया है, और कितनी ऊंचाई गया है, डी एच ऊंचाई गया है, कितनी गया है, डी एच ऊंचाई गया है ऊपर। अब यहाँ पे जो है फिर हम क्या कर रहे हैं, एफ इंटू डी एच, और इसका जो एरिया है मान लेना है वो ए है, एरिया क्या है, ए है,
तो हम ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर लिख दिए डी यू प्लस एफ बाई, अब इसको ए को यहाँ ले लिए और यहाँ पे क्या हो गया ए इंटू डी एच हो गया। अब यहाँ पे डी यू प्लस, अब ये क्या होता है दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी ये क्या हो गया दाब हो गया और ये क्या हो गया आयतन हो गया। ये क्या हो गया आयतन हो गया। और यहाँ पे डी क्यू यानी कि आपका फार्मूला आ गया डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी। क्या होता है डी यू प्लस पी डी वी, ये आपके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण है या सूत्र है। समझ में आई बात ना? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ये पूरा पहले मान लो एच था और फिर इसमें वृद्धि हुई डी एच की और ये इसका एरिया क्या था ए था, ठीक है। हो गया। तो देखो यहाँ पे डी क्यू क्या है, दी गई छोटी सी ऊष्मा किसको निकाय को, निकाय को दी गई ऊष्मा क्या है डी क्यू है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या है डी यू है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या है डी यू है और निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है पी डी वी। क्या है पी डी वी। समझ में आ गई बात ना? तो आपके निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा डी क्यू और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू है और निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है पी डी वी है। यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऊर्जा दे रहे हैं और वो ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, बट जा रही है। इसका मतलब क्या है ये ऊर्जा संरक्षण हो रहा है, यानी जितनी ऊष्मा दिए थे उतनी ही ऊष्मा बटी है वहाँ पे, जितनी ऊर्जा दिए थे उतनी ही ऊर्जा दो भागों में बट गई, यानी कि ये क्या है ऊर्जा संरक्षण है। ये क्या है ऊर्जा संरक्षण है। इसका मतलब है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। समझ में आई बात? नोट पॉइंट लिख लेना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हो गया? तो अब आगे की कहानी कल